हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग अपने घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका जैन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा 6th चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले ऑलरेडी हम इसका एक वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, साथ ही साथ उसको कैलकुलेट करने का एक मेथड हमने पढ़ा था, परसेंटेज चेंज मेथड। तो ये दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये दो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं या फिर आप इन्हें रिवाइज करना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब हम मूव करते हैं या फिर कंटिन्यू करते हैं हमारा आज वाला वीडियो। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे के कुछ टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी? ये एक डिग्री ऑफ चेंज बताता है डिमांड में ओइंग टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब किसी भी कमोडिटी के खुद के प्राइस में जब चेंज आता है तो उसकी डिमांड भी चेंज होती है। तो उस जो डिमांड जो चेंज हो रही है उसमें कितना चेंज हुआ है, किस डिग्री पर चेंज हुआ है, वो हमको बताती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कैसे पता करेंगे कितना चेंज हुआ है डिमांड में? उसके लिए हमने एक मेथड भी पढ़ा था, उसका नाम क्या था? परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, परसेंटेज चेंज मेथड हमने पढ़ा था। परसेंटेज चेंज मेथड क्या है, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये है हमारा परसेंटेज चेंज मेथड। इसका फॉर्मूला क्या था? इसको हम ईडी से डिनोट करते हैं। किसको? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से डिनोट करते हैं। सबसे पहले आगे नेगेटिव साइन ज़रूर लगाना है। फिर हम क्या करते हैं? पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, ये पूरा है कि आपका परसेंटेज चेंज मेथड में जिस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमने अभी तक पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये आती है कि ये जो हमने चेंज लिया है यहाँ पर, ये डेल्टा क्यू और डेल्टा पी, ये सारी जो चीज़ें हमने ली हैं ये हम परसेंटेज चेंज ले रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज लिया है, तभी मेथड का नाम परसेंटेज चेंज मेथड है। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज चेंज ही क्यों लिया है? हमने नॉर्मल वाला चेंज क्यों नहीं लिया, एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं लिया? एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो नेगेटिव साइन है इसको लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर हम इसको ना लगाएं, नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर रेलिवेंस क्या है? अगर इसको नहीं लगाएंगे तो क्या ऐसी आफत आ पड़ेगी या फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई सब कुछ तहस नहस हो गया? तो आज हम सबसे पहले ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ ये आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, उसमें आपको इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ये दो एक तरह से पूरे कॉन्सेप्ट हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो और आगे के भी जो टॉपिक्स हैं उन्हें ईजिली समझ सकते हो। तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स को समझना, उनका एक्सप्लेनेशन, उनके पीछे का जो लॉजिक है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। वाई शुड वी कंसिडर परसेंटेज चेंज वाइल कैलकुलेटिंग या फिर इक्वेटिंग ईडी। जब हम ईडी इक्वेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें भाई ये परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज कंसिडर करने की ही क्या ज़रूरत है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है वाई शुड नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है हमारा, नेगेटिव साइन बी प्रीफिक्स्ड बिफोर द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है इसके पहले हमें नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत क्या है? ये दो आपके क्वेश्चंस हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली समझ लेंगे। कैसे? एक एग्जांपल के साथ। क्या एग्जांपल है? सपोज़ दो कमोडिटीज़ हैं हमारे पास, कोई भी दो कमोडिटीज़ ले सकते हो। जैसे कि आप ले लो, एक हो गया पेन, एक है आपका पेन, ठीक है, और दूसरा है आपका पेपर, पेन और पेपर। ठीक है, ये दो आपकी कमोडिटीज़ हैं। अब हम पहले पेन के बारे में समझते हैं। पेन का क्या है? इसकी जो प्राइस है पहले थी 10 रुपीज़। तो उस टाइम पे इसकी क्वांटिटी जो डिमांड में थी वो कितनी थी? 50 रुपीज़, 50 क्वान्टिटीज़ थी, 50 क्वान्टिटीज़ इसकी डिमांडेड थी। जैसे ही इसका प्राइस बढ़ के हो गया 20 रुपीज़ तो इसकी क्वांटिटीज़ कम हो गई, 25 हो गई, 25 रह गई। ठीक है, होता है ना, इन्वर्स रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई। इसी तरह पेपर का क्या सीन है कि जब प्राइस उसका पहले 20 रुपीज़ था तो उसकी क्वांटिटीज़ कितनी डिमांड में थी?
25 और जैसे ही उसका प्राइस कम हो गया उसकी जो क्वांटिटी की जो डिमांड थी वो अचानक से बढ़ गई, कितनी हो गई, 50 हो गई, राइट। अब अगर हम किसी भी इंसान से पूछें इसके बारे में, मतलब कि आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके बताओ कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, कैसे कैसे क्या चेंजेस आए हैं, तो कोई आसानी से बता देगा। क्या बता देगा कि इस वाले में, यानी कि जब पेन का प्राइस हाफ नहीं डबल हो गया, जैसे ही पेन का प्राइस डबल हुआ 10 से 20 हुआ, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, हाफ हो गई। क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। इसी तरह जो पेपर है, पेपर में क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे ही उसका प्राइस हाफ हो गया 20 से 10 हो गया, तो उसकी क्वांटिटी में क्या चेंज आया, उसकी जो क्वांटिटी है वो जस्ट डबल हो गई ना। तो अब इससे हमें क्या समझ आता है, इससे आपको कुछ समझ आ रहा है कि कितना चेंज हुआ है डिमांड में, कोई बता सकता है? बस हमने ये बता दिया कि अगर प्राइस हाफ हुआ तो क्वांटिटी डबल हो गई। दूसरे में हमने बता दिया कि प्राइस डबल हुआ तो क्वांटिटी हाफ हो गई, पर हमको एग्जैक्ट इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं पता कि भाई कितना चेंज आया डिमांड में, प्राइस में कितना चेंज आया तो उससे डिमांड में कितना चेंज आया, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता। और यही रीज़न है कि वी कंसिडर परसेंटेज चेंज वाइल कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज से एग्जैक्ट आपको वैल्यू मिलती है जिससे आप इंटरप्रेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा प्राइस में इतना चेंज आया है तो डिमांड में इतना चेंज आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने ये तो देख लिया, अब हम परसेंटेज चेंज मेथड से भी इसे निकाल के देख लेते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगा अच्छा इतना चेंज आया है, ठीक है। तो दोनों का ही हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, ईडी हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईडी का फॉर्मूला क्या है, पहले नेगेटिव साइन, फिर क्या है P अपॉन क्यू क्या है, ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल प्राइस क्या है 10, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है 50, इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू क्या हो गया आपका 25 माइनस 50, मतलब माइनस का 25 अपॉन डेल्टा पी मतलब 20 माइनस 10 यानी कि 10। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 10 से 10 कैंसिल, 25 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो आ जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/2 यानी कि 0.5 आ गया। 0.5 आपकी ईडी की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हम इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी सेम करना है। P अपॉन क्यू मतलब 20/25 इंटू डेल्टा क्यू 50 माइनस 25 यानी कि पॉजिटिव 25 आएगा, और इस टाइम डेल्टा पी मतलब 10 माइनस 20 यानी कि माइनस का 10। इसमें भी सेम करना है, ये 25 से 25 कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, तो यानी कि ईडी की आपकी वैल्यू क्या आ गई 2। अब यहाँ पर देखो आप कि इसमें हमें पता चल रहा है, मैंने कल आपको मतलब पिछले वीडियो में आपको इंटरप्रिटेशन भी बताई थी कि जब हम ईडी की वैल्यू निकालते हैं तो उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर पेन के प्राइस में 1% चेंज भी आएगा तो उसकी डिमांड में 0.5% का चेंज आ जाएगा। इसी तरह अगर पेपर की प्राइस में 1% चेंज आएगा तो उसकी डिमांड में 2% का चेंज आएगा। तो इससे हमें डिग्री पता चल गई अच्छा कि पेन के क्या कहते हैं, पेन की जो डिमांड है उसमें कम चेंज हो रहा है थोड़ा, और इसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है थोड़ा। तो ये हमें क्या बताता है, परसेंटेज चेंज मेथड, इसी से ही हमें पता चल सकता है। अगर हम एब्सोल्यूट चेंज ले लें, सिर्फ परसेंटेज चेंज ना कंसिडर करें, तो ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर परसेंटेज चेंज वाइल इक्वेटिंग और कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम समझते हैं ये वाला, वाई शुड नेगेटिव साइन बी प्रीफिक्स बिफोर द फॉर्मूला। मतलब ये जो हमने नेगेटिव साइन लगाया है इससे पहले ये नेगेटिव साइन की ज़रूरत क्या है, क्यों लगाना है। देखो इसीलिए लगाना है, सबसे पहले तो नेगेटिव साइन है क्योंकि ये क्या करता है, नेगेटिव साइन नेगेटिव रिलेशन बताता है, इन्वर्स रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी। यहाँ पे हम प्राइस और क्वांटिटी ही की बात कर रहे हैं। तो क्या बता रहा है कि प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस जब डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप हमको बताता है। पर अब इसकी फिर भी ज़रूरत क्या है, देखो ज़रूरत ये है कि आपने देखा जब हमने ये कैलकुलेट किया, यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ये जब कैलकुलेट करा पेन की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और पेपर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपने इन दोनों डिजिट्स को देख करके ये बता दिया कि अच्छा इसकी 2 मतलब आई है जो वैल्यू आई है ईडी की, तो इससे ये पता चलता है कि ईडी मतलब जो डिमांड है वो पेपर की ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर पेपर की प्राइस में 1% चेंज भी आया तो। और इसी तरह पेन की जो प्राइस में चेंज आया 1%, तो पेन की जो डिमांड है सिर्फ 0.5% से ही बढ़ेगी, कम से बढ़ेगी। तो इन दोनों में से ज़्यादा इलास्टिक कौन सा हुआ, जिसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी ईडी की वैल्यू ज़्यादा है।
किसकी ज़्यादा है? पेपर की। तो क्या होगा? पेपर यहाँ पर इन दोनों केसेस में से अगर हम कंपैरिजन करें, दोनों को कंपेयर करें, तो क्या समझ आएगा कि जो पेपर है उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा इलास्टिक है एज़ कम्पेयर टू पेन, क्योंकि 1% प्राइस में चेंज से इसके डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, 2% का आ रहा है, इसमें सिर्फ 0.5 यानी कि आधे % का ही चेंज आ रहा है। इसे आप देखो ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज़ ये देखो, ये एक रबर बैंड है मेरे पास, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये क्या है? इतना सा स्ट्रेच हो पा रहा है, सिर्फ इतना सा स्ट्रेच हो पा रहा है। अगर मैं यहीं दूसरा रबर बैंड लूँ तो ये क्या है? इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो पा रहा है। तो इन दोनों में से आप बताओ कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो असली साइज़ है, ओरिजिनल साइज़, उसमें ज़्यादा चेंज आ पा रहा है। इसी तरह ये वाला जो हमारा कमोडिटी है यानी कि पेपर, इसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आ पा रहा है, 2% चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए ये ज़्यादा इलास्टिक है और ये कम इलास्टिक है। अब नेगेटिव साइन का क्या मतलब है ये हमें समझना था। एक्चुअली नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सपोज नेगेटिव साइन ना हो, ठीक है, ना हो, अगर नेगेटिव साइन नहीं होगा तो आप देखो ये जो पूरी वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी, क्योंकि अंदर एक नेगेटिव साइन है। तो अगर हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं तो ईडी की वैल्यू पेन की क्या आएगी? माइनस का 0.5 आ जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ भी हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं तो क्या होगी? ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर ईडी की वैल्यू -2 आ जाएगी। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कौन सा इन दोनों में से ज़्यादा इलास्टिक है, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये ज़्यादा इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं उसमें जो छोटा वाला नंबर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये जो होती है हमारी नंबर लाइन, ये 0 1 2 3, ठीक है, और ये है -1 -2 और -3। तो इसमें यहाँ पर देखें तो 1 जो है ये पॉजिटिव 1, ये 2 से छोटा है, पर यहाँ पर ये माइनस का 1 -2 से बड़ा है ना। तो इसी तरह ये -0.5 -2 से बड़ा होगा। अगर हम नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं तो ये वैल्यूज़ आएंगी और ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाला जो कमोडिटी है उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक मानी जाएगी। पर ये तो गलत है। हमने अभी क्या पढ़ा कि भाई इसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, तो इस चक्कर में अगर हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब मिस इंटरप्रेट करेंगे हम लोग रिजल्ट्स को। जो भी हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए उसको हम कम बताएंगे, जिसकी कम होनी चाहिए उसको हम ज़्यादा बताएंगे। है नहीं? ये तो सही है बात। तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाने की हमको ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो हमारा आउटकम आ रहा है, उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएँ, अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएँ। तो ये थे आपके दो क्वेश्चंस, जो दो क्वेरीज जो हमने अभी जब परसेंटेज चेंज मेथड पढ़ा था पिछले वीडियो में, उससे ये जो दो क्वेरीज निकल के आ रही थी, कन्फ्यूजन निकल के आ रहे थे, उन दोनों के आंसर्स हमने आज बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। एक बार और आप वीडियो बैक करके देख लो, आपको दोबारा से रिकॉल हो जाएगा, समझ आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे ये एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है कि जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का और जो इलास्टिसिटी है डिमांड की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है, ये अब हम समझते हैं। अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये दोनों जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ना एक ग्राफ बना लेते हैं, उसी ग्राफ के साथ हम लोग समझेंगे कि क्या क्या ये दोनों चीज़ें होती हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी और इधर प्राइस, ठीक है। ये हो गया आपका एक डिमांड कर्व। मैं ये कोई सा भी एक जनरल एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो ये है आपके स्केल्स 1 2 3, यहाँ है 10 20 30 और यहाँ भी 10 20 और 30। तो इसमें क्या है, ये कोई भी कमोडिटी है, XYZ कोई सी भी कमोडिटी हो सकती है। तो उसका जो प्राइस है, सपोज पहले था 30, पहले उसका प्राइस था 30, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कितनी थी, हम मान लेते हैं सपोज, रुक जाओ, हम मान लेते हैं उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो थी 20, ठीक है। जैसे ही उसका प्राइस कम हुआ, उसका प्राइस 25 हो गया, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बढ़ गई, 30 पर हो गई, ठीक है। पहले प्राइस 30 था तो क्वांटिटी 20 थी, जैसे ही प्राइस कम हुआ 25 हो गया यहाँ पर, तो उसकी जो क्वांटिटी का जो अमाउंट है वो कहाँ से हो गया, 20 से 30 हो गया। और इस तरह से आपका ये एक डिमांड कर्व बन गया, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व है। अब हम इसके ही बेसिस पे समझते हैं कि जो हमारी स्लोप होती है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, और ये जो दूसरा कौन सा हमारा टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है।
मेजर डिफरेंस क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो सबसे पहले हम एक सिमिलैरिटी समझ लेते हैं, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। जो हमारा स्लोप है और जो हमारी इलास्टिसिटी है, ये दोनों ही चीज़ें क्या बताती हैं कि अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो डिमांड में कैसे कितना चेंज हो रहा है, ये हमको बताती हैं। ठीक है, कि अगर प्राइस में इतना चेंज हुआ तो डिमांड में इतना चेंज हो जाएगा। पर ये जो चेंज बताती है वो चेंज का भी तरीका अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है? स्लोप क्या बताता है? इट टेल्स द एब्सोल्यूट चेंज, टोटल जितना चेंज हो रहा है, एब्सोल्यूट चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड owing to the absolute change in prices, own prices of the commodity। मतलब कमोडिटी के ओन प्राइस में जितना एब्सोल्यूट चेंज हो रहा है उसकी वजह से डिमांड में कितना एब्सोल्यूट चेंज हो रहा है वो बताता है हमको स्लोप। और यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताती है? ईडी टेल्स अस द परसेंटेज चेंज, ये हमको क्या बताती है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओइंग टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओन प्राइस, एक्चुअली ओन प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंज लिख दिया, ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आप गुड लिख लो। ठीक है, मतलब हमको स्लोप बताता है कि एब्सोल्यूट चेंज कितना हो रहा है प्राइस में और उसकी वजह से डिमांड में कितना एब्सोल्यूट चेंज हो रहा है। यहाँ पर ईडी हमको बताता है कि प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हुआ है उसकी वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हुई। स्लोप को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्लोप का आप सबको फॉर्मूला पता होगा, हमने पढ़ा हुआ है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। मतलब प्राइस में जितना चेंज हुआ डिवाइड बाय क्वांटिटी में जितना भी चेंज हुआ। प्राइस में कितना चेंज हुआ है? देखो 30 से 25 हो गई, 30 माइनस 25 करेंगे 5 आया आपका। क्यू मतलब डेल्टा क्यू क्या है? 20 से 30 हो गई, मतलब 30 माइनस 20 करेंगे, 20 माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। तो वैल्यू क्या आई आपकी? माइनस का 1.2। ये आपका ऐसे इस तरह से स्लोप कैलकुलेट करते हैं। ईडी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमको पता ही है, माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी अपॉन क्यू, ओरिजिनल प्राइस क्या है? 30, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है? 20, यानी कि माइनस का 30 अपॉन 20 इंटू डेल्टा क्यू आपका कितना, यहाँ से ही देख लेते हैं, -10 है और आपका डेल्टा पी क्या है? 5 है। तो इस तरीके से हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 5 कितना हो गया? 5 6 30, ठीक है, और ये 60 यानी कि 3 आएगा आपका, पॉजिटिव का 3 आ जाएगा। इस तरह से हम ईडी को कैलकुलेट करते हैं। ये आपका सेकंड डिफरेंस कि दोनों के फॉर्मूला में डिफरेंस ये है। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं? इसका मतलब क्या है? जो -1/2 आया है स्लोप की वैल्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अ यूनिट चेंज इन प्राइस विल लीड टू a change of 2 units in demand। मतलब यहाँ पे देखो ऊपर की साइड क्या लिख रहा है? 1 लिखा हुआ है, यानी कि P की जगह 1 लिखा है। तो मतलब प्राइस में जब 1 यूनिट चेंज होगा तो क्वांटिटी में 2 यूनिट्स का चेंज आ जाएगा। ये हमको क्या बताता है? स्लोप। और हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है? हमने जस्ट अभी पढ़ा है। ये क्या बताता है कि 1% चेंज इन प्राइस will lead to 3% of change। ये जो 3 आया ना, 3% of change in demand, मतलब डिमांड में 3% का चेंज हो जाएगा अगर प्राइस में 1% का भी चेंज आया तो। ठीक है, स्लोप क्या होता है हमारा? स्लोप इट इज़ जस्ट अ रेशियो, इट इज़ जस्ट अ रेशियो। कौन सा रेशियो है? किस चीज़ का रेशियो है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। इन दोनों का ही तो रेशियो है। प्राइस, चेंज इन प्राइस इज टू चेंज इन क्वांटिटी, ये इसका रेशियो है। जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट इज द मल्टीपल ऑफ 2 रेशियोज। 2 रेशियोज का मल्टीपल है। कौन से 2 रेशियोज हैं? देखो, एक तो P अपॉन क्यू है, प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो है। दूसरा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस का रेशियो, दोनों का मल्टीपल है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। लास्ट पॉइंट कौन सा है? लास्ट पॉइंट ये है कि जो स्लोप है इट इज़ कांस्टेंट
एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, एट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब कर्व पे आप कितने भी क्या कहते हैं पॉइंट्स ले लो, उन सब पे ये स्लोप जो है हमारा कांस्टेंट रहता है। और ये जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज़ वेरिएबल, ये चेंज होती रहती है, ठीक है, हर पॉइंट पर चेंज होती रहेगी। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस थे, कितने डिफरेंसेस हैं 1 2 3 4 5 5 डिफरेंसेस हैं, ये आपको अच्छे से रट लेने हैं, या फिर रटना भी नहीं है, समझ लो एक चीज़, ये इतना सा लिखो, फिर स्लोप का फॉर्मूला कैलकुलेट करके बता दो, उसकी इंटरप्रिटेशन लिखो, इसके बारे में बता दो ये क्या है, एक रेशियो है, और लास्ट पॉइंट क्या है कि ये क्या है, कांस्टेंट रहती है। और इसी की तरह आप इसके सारे पॉइंट्स बना लो। तो एक बार आप इनका सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, पूरा अच्छा खासा आंसर आप इससे लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे कि स्लोप में और जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है कि देखो ये जो आपको क्वेश्चन में ना एक और चीज़ मिल सकती है, सपोज आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने को दे दें, साथ में आपको प्राइस गिवन हो, क्वांटिटी गिवन हो और स्लोप गिवन हो, स्लोप गिवन हो तो आप कैसे निकालोगे। देखो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, ED इज इक्वल्स टू माइनस P/Q इंटू 1 स्लोप, इस तरीके से निकालोगे। क्यों निकालोगे, क्योंकि आप अभी देखो हमने ये क्या लिखा है यहाँ पे, स्लोप का फॉर्मूला ΔP/ΔQ, ये क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। तो इसी तरह इसकी जगह हम उल्टा करके इसको 1 स्लोप लिख दे तो यही तो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है कि स्लोप की वैल्यू दे दी, भाई हम कैसे कैलकुलेट करें, हमारे पास तो ΔQ नहीं है, ΔP नहीं है। जब स्लोप गिवन हो तो जस्ट उसको उल्टा कर दो तो आपको ये वाली वैल्यू आई जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ED इज इक्वल्स टू माइनस P/Q इंटू 1 स्लोप। तो इसी के साथ आपका आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आज हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे 2 क्वेश्चंस थे कि कैसे, क्यों हमको नेगेटिव साइन कंसिडर करना है और साथ ही साथ क्यों हमको परसेंटेज चेंज कंसिडर करना है इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट चेंज या फिर टोटल चेंज। और उसके बाद हमने पढ़ा कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। ये सारे ही डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप सिर्फ एक ग्राफ बना दो, कोई मतलब ऐसे ही अपने मन से ही कोई डिजिट्स अज्यूम कर लो, उसी के साथ आप स्लोप वगैरह कैलकुलेट करके बता दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करके बता दो, उसके सारे एस्पेक्ट्स लिख दो, बस उसमें ही आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, अच्छे से समझ आ गई, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और अगर नहीं समझ आया, कुछ भी ऐसा पॉइंट, कुछ भी ऐसा वर्ड, कुछ भी ऐसी लाइन, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, या फिर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।